दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइन्यूड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइन्यूड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज में जिला दर्शन चल रहा है हरियाणा का, ठीक है। तो हम इससे पहले लगभग यमुनानगर पर भी बात कर चुके हैं, फरीदाबाद पर भी बात कर चुके हैं, सोनीपत पर भी बात कर चुके हैं और फतेहाबाद पर भी बात कर चुके हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपने वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से जाकर आप हमारी हर वीडियोज को देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो क्लास है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं रेवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का जो जिला है रेवाड़ी, ठीक है। तो रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पीतल नगरी की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इस क्लास में, और बहुत अच्छे से हम पीतल नगरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी दृष्टि से उसी हिसाब से हम इसकी जो आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम शुरुआत करते हैं पीतल नगरी की, रेवाड़ी की बात करते हैं। देखिए रेवाड़ी, जब रेवाड़ी यानी पीतल नगरी, रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? पानीपत को बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पानीपत को बुनकर नगरी के नाम से। और रेवाड़ी को किस नाम से जाना जा रहा है? रेवाड़ी को जाना जा रहा है पीतल नगरी के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जा रहा है? पीतल नगरी के नाम से। तो अब हम बात करते हैं स्थापना की, बात हम करते हैं। तो रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? रेवाड़ी की जो स्थापना हुई थी नए जिले के रूप में जब रेवाड़ी बना था तो 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी नए जिले के रूप में उभर कर आया, ठीक है। तो जब नए जिले के रूप, मतलब नया जिला कब बना रेवाड़ी? नया जिला बना 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। क्षेत्रफल की हम बात करें तो रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे फटाफट कमेंट्स बॉक्स में छाप दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो रेवाड़ी के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और जनसंख्या की हम बात करेंगे तो जनसंख्या 9,332 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9,332 रेवाड़ी की जनसंख्या है। और यहाँ पे भी आप फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला के बारे में फटाफट छाप दीजिए। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दोनों के बारे में कमेंट में मुझे सभी का नजर आना चाहिए, फटाफट छाप दीजिए। जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 565 जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी का ये है जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? जल्दी बताइए फटाफट। ये मैं आपको बताया था, फरीदाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? आपका सिरसा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी आपका कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। ये आपका कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप फटाफट कमेंट करिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। और सबसे छोटा जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, देखिए जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं तो जो रेवाड़ी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 565 है। और जनसंख्या घनत्व में रेवाड़ी जो फरीदाबाद है सर्वाधिक वाला जिला है, कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद है। और उसी के साथ में जो फरीदाबाद है, ये उसी के साथ में क्या है कि जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो भी फरीदाबाद है। कितनी जनसंख्या है? 18,09,733। कितनी है? 18,09,733 जनसंख्या है। और 18 लाख से ज्यादा किसी भी जिले की जनसंख्या नहीं है। फरीदाबाद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 18 लाख है, ठीक है। तो फरीदाबाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी हरियाणा का सर्वाधिक वाला जिला है, मतलब सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व में भी 500, मतलब सर्वाधिक सबसे बड़ा वाला जिला है फरीदाबाद।
उसके अलावा हम बात करें आपकी सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा सिरसा। लिंगानुपात की हम बात करें तो लिंगानुपात रेवाड़ी का 898 है और 907 लिंगानुपात मेवात जिला का है, जिसको आप नूह के नाम से जानते हैं। और मेवात जो है हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। साक्षरता दर की हम बात करेंगे तो साक्षरता दर में साक्षरता दर सबसे कम कौन से जिले में है? ये भी मेवात है, ठीक है। अगर हम साक्षरता दर की बात करेंगे, रेवाड़ी की साक्षरता दर कितनी है? 80.99%। कितनी है? 80.99%, ठीक है। 80.99% जो है 99% जो है जनसंख्या, वो जो साक्षरता दर है वो किसकी है? रेवाड़ी की है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तहसील की हम बात करें तो तहसील है रेवाड़ी, बावल और कोसली, ठीक है। जब रेवाड़ी के अंदर हम तहसील की बात करेंगे तो 3 तहसील है। 3 तहसील कौन कौन सी है? रेवाड़ी हो जाएगी आपकी, बावल हो जाएगी और कोसली हो जाएगी। उप तहसील की हम बात करेंगे तो धारूहेड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पास में धारूहेड़ा हो जाएगा, डहीना हो जाएगी, मनेठी हो जाएगी, नाहड़ हो जाएगी। नदियाँ की बात करेंगे तो रेवाड़ी के पूर्व में एक नदी बहती है जिसको आप साहिबी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साहिबी नदी। तो साहिबी नदी कहाँ पे है? मतलब ये रेवाड़ी के पूर्व में बहती है। तो जब भी रेवाड़ी की बात आए तो साहिबी नदी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साहिबी नदी जो है, साहिबी नदी रेवाड़ी के पूर्व में बहती है, ठीक है। कहाँ पे बहती है? रेवाड़ी के पूर्व में बहती है। अब हम बात करते हैं रेवाड़ी की स्थिति की, कि जब हम मैप को देखेंगे, मान लीजिए हरियाणा के जब मैप को देखेंगे तो जब रेवाड़ी की स्थिति की बात करेंगे, मान लीजिए रेवाड़ी है, ठीक है। तो रेवाड़ी की हम बात कर रहे हैं, रेवाड़ी के पूर्व में क्या पड़ रहा है, दक्षिण में क्या पड़ रहा है, उत्तर में क्या पड़ रहा है और पश्चिम में क्या पड़ रहा है, इनको हम बात करेंगे। देखिए, जब हम उत्तर की बात करते हैं तो रेवाड़ी के उत्तर में आपका पड़ेगा झज्जर। क्या पड़ेगा? झज्जर आपका रेवाड़ी के उत्तर में पड़ेगा, ठीक है। और जब हम पूर्व की बात करेंगे, पूर्व में आपका पड़ेगा गुरुग्राम। पूर्व में कौन सा पड़ेगा? पूर्व में आपका पड़ेगा गुरुग्राम जिला, ठीक है। झज्जर जिला उत्तर में पड़ेगा, पूर्व में गुरुग्राम जिला पड़ेगा। दक्षिण की हम बात करेंगे तो दक्षिण में राजस्थान पड़ेगा। दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? दक्षिण में राजस्थान राज्य पड़ेगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? फटाफट पश्चिम में पड़ेगा आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? पश्चिम में आपका पड़ेगा महेंद्रगढ़, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ जो है, देखिए आज जो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो नसीबपुरी का जो युद्ध है, जो नारनौल यानी नसीबपुर नारनौल में पड़ेगा आपका, ठीक है। नारनौल कहाँ पे पड़ेगा? नारनौल आपका पड़ेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। और यहाँ पे एक युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था? युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1857 को, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे चलकर इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले तो यही जान लीजिए, जो रेवाड़ी की जो स्थिति है वो कहाँ पे, देखिए पूर्व में क्या, उत्तर में क्या पड़ेगा? उत्तर में झज्जर पड़ेगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे इसकी आपकी पूर्व की बात करेंगे, पूर्व में आपका गुरुग्राम हो जाएगा। दक्षिण की बात करेंगे राजस्थान राज्य हो जाएगा और पश्चिम की बात करेंगे महेंद्रगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ये स्थिति है। और अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर। ये स्लाइड जो है ये आपको समझ में आ गया, ये तो सामान्य सा परिचय है और इसमें तो कुछ खास मतलब इतना है नहीं। जैसे कि यही अगर पूछेगा तो ज़्यादातर यही पूछ सकता है, जो आपका रेवाड़ी जो जिला है, रेवाड़ी जिले के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? तो पूर्व में जो रेवाड़ी जिले के पूर्व में साहिबी नदी बहती है, ठीक है। और ये पूछ सकता है स्थापना कब हुई थी? स्थापना रेवाड़ी जिले की हुई थी 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 की हुई थी। और बस ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, तो ये भी ये पता, देखिए फिर भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट है, पूछ क्या सकता है ज़्यादातर। एक तो स्थापना वाला पूछ सकता है 1 नवंबर 1989 को स्थापना हुई है। एक नदी वाला पूछ सकता है कि रेवाड़ी के पूर्व में कौन सी नदी बहती है। एक आपसे पूछ सकता है तहसील और उप तहसील से रिलेटेड, ठीक है। तहसील रेवाड़ी हो गई, बावल हो गई, ठीक है, कोसली हो गई। क्वेश्चन पूछ देगा कि रेवाड़ी कोसली तहसील कौन निम्नलिखित में से कौन से जिले की है? तो कोसली तहसील आपकी रेवाड़ी में है। बावल जो है ये भी रेवाड़ी की है। रेवाड़ी जो है ये भी रेवाड़ी की है। उप तहसील आपकी धारूहेड़ा हो जाएगी, डहीना हो जाएगी, मनेठी हो जाएगी, नाहड़ हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यही दो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो स्थापना वाला और एक आपका साहिबी नदी वाला जो कि पूर्व में बहती है। आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं रेवाड़ी के नाम के इतिहास की। देखिए रेवाड़ी की जब हम बात करते हैं रेवाड़ी जिले की, तो रेवाड़ी जिले की जब हम बात करेंगे, जो कि आप पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पीतल नगरी की जब हम बात करेंगे, पीतल नगरी के नाम का इतिहास पे थोड़ा नजर देखते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी स्थापना की। स्थापना
मतलब नए जिले की स्थापना की बात की। नए जिला कब बना? 1 नवंबर 1989 को बना है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मतलब रेवाड़ी शहर बसा कब, रेवाड़ी नाम पड़ा क्यों और कब पड़ा, कैसे पड़ा, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे ना रेवाड़ी के नाम की, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप सबने सुना है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पे आप याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जी के भाई का नाम था बलराम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण जी के भाई का नाम था बलराम। क्या था? बलराम। बलराम की जो पत्नी थी, ठीक है, मतलब बलराम की पत्नी कौन थी? बलराम की पत्नी थी रेवती। कौन थी? बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। और जो रेवती के पिता जो था, यानी बलराम का जो ससुर था, सीधी सी बात है, अगर बलराम की जो पत्नी है रेवती है, तो जो बलराम का ससुर होगा, ठीक है, मतलब ससुर होगा, वो क्या होगा? रेवती का बाप, मतलब रेवती का पिता होगा। और रेवती का पिता और बलराम का ससुर कौन था? तो मतलब रेवती का जो पिता था वो का कौन था? रेवत नामक राजा था। क्या नाम था? रेवत नामक राजा। ठीक है, तो राजा रेवत था। क्या था? मेनली राजा रेवत था। नाम क्या था? राजा रेवत की पुत्री थी। कौन? राजा रेवत की पुत्री थी। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, राजा रेवत की पुत्री थी रेवती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, रेवती जो थी ये राजा रेवत की पुत्री थी, राजा रेवत की। और रेवत ने शादी कर दी भगवान श्री कृष्ण जी के भाई बलराम से। ठीक है, अब शादी हो गई रेवती की। जब शादी बाद जो राजा रेवत था, शादी बाद राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर एक शहर बसाया और एक नगर बसाया। उस नगर का नाम पता है क्या रखा? उस नगर का नाम रखा रेवतवाड़ी। क्या रखा? रेवतवाड़ी रखा। ठीक है, अब जो ये रेवतवाड़ी रख दिया किसने? बलराम ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर रखा था। ठीक है, अब जो ये रेवतवाड़ी था, इस रेवतवाड़ी में से वत हट गया। क्या हट गया? बीच से वत हट गया जैसे जैसे समय बीतता गया। और क्या हो गया? ये वत हटने के बाद रेवाड़ी बन गया। क्या बन गया? रेवाड़ी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से रेवाड़ी नाम मतलब पड़ा था रेवाड़ी का। और ये जो कहानी जो है ये कैसी है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को आप याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण जी के भाई हो जाएंगे बलराम जी, और बलराम जी की जो पत्नी थी वो रेवती थी। रेवती का जो पिता था वो राजा रेवत था। राजा रेवत ने अपनी पुत्री का नाम के बेस पे एक नगर बसाया, जिस नगर को आप रेवतवाड़ी नाम दिया गया। वही रेवतवाड़ी आगे चल के क्या हो गया? वही रेवतवाड़ी आगे चल के रेवाड़ी बन गया। ठीक है, तो ये था रेतवाड़ी नामक जो नगर जो था, ये था। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, रेतवाड़ी की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो अब हम रेतवाड़ी का नाम कैसे पड़ा ये तो हम जान चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, राव तुलाराम की हम बात करते हैं। किसकी? राव तुलाराम की हम बात करते हैं। तो जो 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख जो नेता थे, उन नेताओं में से एक कौन था? एक था राव तुलाराम। ठीक है, कौन था? राव तुलाराम। और राव तुलाराम का बहुत बड़ा योगदान रहा था 1857 की क्रांति में। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ मतलब जो राव तुलाराम ने युद्ध छेड़ा था वो नसीबपुर का युद्ध था। कौन सा था? नसीबपुर का युद्ध था। ठीक है, मतलब नसीबपुर में एक मैदान था, ठीक है, जिसे जंग-ए-मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी जंग-ए-मैदान में क्या हो गया? जंग-ए-मैदान में राव तुलाराम अपनी सेना के साथ में ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश सेनानियों के खिलाफ, ब्रिटिश सेना के खिलाफ क्या हो गई? युद्ध के मैदान में उतर गई। और यहाँ पे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था नसीबपुर में। नसीबपुर कहाँ पर है आपका? नसीबपुर नारनौल में पड़ेगा। नारनौल के मतलब नारनौल का क्षेत्र में पड़ेगा, नारनौल। और नारनौल आपका कौन से जिले में पड़ रहा है? नारनौल आपका महेंद्रगढ़ जिले में पड़ रहा है। ठीक है, कौन से जिले में पड़ेगा? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ेगा। और महेंद्रगढ़ जो जिला है ये रेवाड़ी के पश्चिम दिशा में पड़ेगा। ठीक है, मतलब रेवाड़ी के पश्चिम में ही क्या है? महेंद्रगढ़ है। तो इसमें एक नसीबपुर में जंग-ए-मैदान नाम से एक मैदान था। ठीक है, और इसी जंग-ए-मैदान में जब युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच में, तो भारतीयों का जो नेतृत्व कर रहा था वो राव तुलाराम कर रहा था। और राव तुलाराम ने क्या किया जब इस युद्ध में? वैसे राव तुलाराम की हार होती है, लेकिन फिर भी जो राव तुलाराम है लगभग इस युद्ध में 5000 सैनिकों की क्या होती है? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब 5000 सैनिक शहादत हो जाते हैं, 5000 सैनिक शहीद हो जाते हैं। और फिर भी राव तुलाराम जो है
अपनी हिम्मत नहीं हारता है, ठीक है। तो जब राव तुलाराम घायल हो जाता है तो उस स्थिति में मैदान को छोड़कर भी जाना पड़ा था, ठीक है। तो ये राव तुलाराम की एक मतलब रेवाड़ी की जब भी हम बात करेंगे तो नसीबपुर का यानी ये जो युद्ध है इसकी बात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये युद्ध कब हुआ था, ये नसीबपुर या नारनौल का युद्ध कब हुआ था? ये जब हम नसीबपुर और नारनौल युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था 16 नवंबर 1857 को, ठीक है। 16 नवंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 16 नवंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। तो अब राव तुलाराम के बारे में हम और जान लेते हैं। देखिए राव तुलाराम के थोड़ा मतलब जीवन के बारे में जान लेते हैं। राव तुलाराम की जब हम बात करते हैं तो राव तुलाराम को जो जन्म हुआ था, राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। कब हुआ था याद रखिएगा थोड़ा है। तो 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म होता है, ठीक है। अब 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म होता है कि कौन से परिवार में होता है पूछ लिया जाता है। अहीर परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? अहीर परिवार में हुआ था। और जो वंश की जब हम बात करेंगे तो राव तुलाराम कौन से वंश से संबंधित थे? यदु वंश से। कौन से वंश से? यदु वंश से संबंधित थे, ठीक है, यदु वंश से। तो मतलब राव तुलाराम के जो पिताजी थे, राव तुलाराम के पिताजी यदुवंशी थे, ठीक है। कौन से थे? यदुवंशी थे। और जो राजा राव तुलाराम था, राजा राव तुलाराम कौन से संबंध से मतलब कौन से वंश से संबंधित हो जाएंगे? यदुवंश से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो यदुवंश से संबंधित है। कभी भी पूछा जा सकता है कि राव तुलाराम का संबंध कौन से वंश से है, तो यदुवंशी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हरियाणा राज्य की तो देखिए राव तुलाराम जी का जन्म जो है वो रेवाड़ी जिले के अंदर ही हुआ था, इसीलिए यहाँ पे हम राव तुलाराम जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवाड़ी जिले में हुआ था। राव तुलाराम जी का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। और इसी के साथ में जो राव तुलाराम को उपाधि जो मिली थी वो किसकी मिली थी? राव बहादुर की उपाधि मिली थी। किसकी? राव बहादुर की उपाधि मिली थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। तो जो राव तुलाराम है, राव तुलाराम को हरियाणा में राजनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजनायक के नाम से राव तुलाराम को हरियाणा राज्य के अंदर जाना जाता है। और ये राव तुलाराम के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। जब अगर हम निधन की बात करेंगे तो राव तुलाराम का निधन 23 सितंबर 1863 को हो जाता है। निधन के भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है निधन की स्टोरी, टाइम थोड़ा लग जाने दीजिए, समझ में अच्छी चीज़ आनी चाहिए। 23 सितंबर 1863 को क्या हो जाता है? 23 सितंबर 1863 को दुनिया से अलविदा कह जाते हैं राव तुलाराम, ठीक है। अब इसके जब हम इनके मृत्यु की जब हम बात करेंगे, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? काबुल में हुई थी, ठीक है। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान जाने का रीजन क्या है? 1863 में, वो भी 1863 में 1857 में युद्ध हो रहा था, ठीक है। युद्ध में भी जीता मतलब इन समय और प्रमुख नेता भी था। तो फिर 1863 में अफगानिस्तान में काबुल में क्या होती है? मृत्यु होती है, निधन हो जाता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान जाने की जरूरत क्यों थी? वहीं पे निधन क्यों हुआ? ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? जब मतलब जो 1857 जो 16 नवंबर जो युद्ध हुआ था नसीबपुर के मैदान में 16 नवंबर 1857 को, तो वहाँ पे क्या हो गए? तो राव तुलाराम हार तो गया था, ठीक है। राव तुलाराम और भारतीय सेना हार गई थी अंग्रेजों से, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा था राव तुलाराम, ठीक है। राव तुलाराम क्या करे? राव तुलाराम मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर भी खड़ा था और उनको हराने के लिए, उनसे टक्कर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे जीत प्राप्त करने के लिए राव तुलाराम क्या करते हैं? 1862 में तांतीय टोपे से मिलते हैं, ठीक है। तांतीय टोपे से 1862 में मुलाकात करता है राव तुलाराम। वो क्यों करता है? क्योंकि जो सेना जो थी उसके लगभग 5000 सैनिक शहीद हो गए थे, ठीक है, राव तुलाराम के। कब हो गए थे? जब वो नसीबपुर का जो युद्ध हुआ था 1857 में। तो अब सैनिक कम थे, तो सैनिकों की पूर्ति के लिए या सैनिकों की मदद के लिए, ठीक है, तो सैनिकों की पूर्ति के लिए जो राव तुलाराम जो था वो 1862 में पहले जो मुलाकात जो की थी वो तांतीय टोपे से की थी। लेकिन तांतीय टोपे को 1862 में क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर लिया गया? 1862 में तांतीय टोपे को बंदी बना लिया गया। अब बंदी बनने के बाद में जो राव तुलाराम था वो तांतीय टोपे से नहीं मिल पाया, तो फिर डिसीजन क्या लिया? राव तुलाराम जी जाते हैं 1863 में अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। तो जैसे ही अफगानिस्तान पहुंचे, जाने का प्लानिंग कहाँ की थी राव तुलाराम की? अफगानिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान और साथ में ईरान हो जाएगा, ठीक है, साथ में ईरान।
तो जैसे ही मतलब राव तुलाराम जी कहाँ पर गए, 1863 में अफगानिस्तान में गए। तो अफगानिस्तान में जैसे ही गए तो अफगानिस्तान के काबुल में यहाँ पे क्या हो जाती है, राव तुलाराम की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए राव तुलाराम का जो निधन है वो अफगानिस्तान के काबुल के अंदर 23 सितंबर 1863 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं बावल की बात करते हैं। देखिए राव तुलाराम के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे, मतलब हरियाणा जो भी पूछ सकता है वो मैंने आपको बताए हैं, और आगे चल के जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी उसमें न्यू फैक्ट्स जोड़ते चलेंगे। अब बावल की हम बात करें तो देखिए बावल जो है ये भी रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, इस बावल की खास बात क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है कि भाई जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है इनका क्या होता है, मतलब बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्रों में इनकी मतलब कंपनी की जो ब्रांचेस हैं वो होती हैं। ठीक है, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो इकाइयां जो हैं, इकाइयों की जब हम बात करेंगे तो ज्यादातर कंपनियों की जो इकाई हैं वो रेवाड़ी के बावल के अंदर है। किसके अंदर, रेवाड़ी के बावल के अंदर है। तो देखिए रेवाड़ी का जो बावल क्षेत्र है ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इनकी जो इकाइयां जो हैं, ठीक है, वो कहाँ पर हैं, वो बावल के अंदर हैं, रेवाड़ी के बावल के अंदर हैं। ठीक है, जैसे अब मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको बता देता हूँ। मारुति कापोरो, ये मारुति कापोरो जो है इसका जो मतलब इकाई जो है, ठीक है, ये भी बावल के अंदर है। विल्स इंडिया की हम बात करेंगे, विल्स इंडिया की एक इकाई बावल के अंदर है। नेरोलेक की हम बात करेंगे, नेरोलेक, ये सारी जो भी कंपनियां ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो इन सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो इकाई है, नेरोलेक की इकाई भी बाउल के अंदर है। ठीक है, मिंडा ग्रुप की हम बात करेंगे, मिंडा ग्रुप की जो है वो भी आपकी कहाँ पे मिल जाएगी, ये भी बाउल के अंदर, इसकी भी एक इकाई है। ठीक है, असाही इंडिया की हम बात करेंगे, असाही इंडिया की भी एक जो इकाई है वो भी बाउल के अंदर है। YKK की हम बात करेंगे, YKK की एक जो है वो कहाँ पे, ये भी बाउल के अंदर है। और भी बहुत सारी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिसकी मतलब जो इकाइयां जो हैं वो कहाँ पर हैं, बाउल के अंदर हैं। तो इसलिए जो बाउल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बाउल कहाँ पर है, बाउल रेवाड़ी के अंदर है, और जहाँ पे मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो इकाइयां हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित हैं। आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अब धारूहेड़ा की बात करते हैं। देखिए धारूहेड़ा की अब हम लोग बात करते हैं। धारूहेड़ा क्या है, धारूहेड़ा जो कि रेवाड़ी में पड़ता है आपका। ठीक है, जब धारूहेड़ा की हम बात करेंगे, धारूहेड़ा पहली बात तो चर्चा में कब आया था, देखिए मेनली जो इसका नाम है धारूहेड़ा में क्या हुआ था, सहगल पेपर मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करके आपको ये बताता हूँ इसका जो स्टोरी जो है क्या है। असल में ये धारूहेड़ा जो है यहाँ पे एक पेपर मिल स्थापित की गई थी। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में छापिए फटाफट कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है। 1933 में क्या हुआ था, कल परसों ही मैंने आपको बताया था, 1933 में सरस्वती शुगर मिल, ठीक है, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई थी। ये कौन से जिले में है, सरस्वती शुगर मिल। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल ये कहाँ पे है आपकी, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में अभी छाप दो कौन से जिले में है, हरियाणा के कौन से जिले में सरस्वती शुगर मिल है। और सरस्वती शुगर मिल कब स्थापित हुई थी, 1933 में हुई थी। एक मैंने आपको बताई थी बलारपुर पेपर मिल, कौन सी, बलारपुर पेपर मिल, ये बताओ ये कौन से जिले में पड़ेगी आपकी, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देना है आपको ये। ठीक है, बलारपुर पेपर मिल, बलारपुर पेपर मिल कब स्थापित होती है, 1929 में स्थापित होती है। ठीक है, कब होती है, 1929 में स्थापित होती है। अब ये दोनों आपको बतानी है कि बलारपुर पेपर मिल हरियाणा के कौन से जिले में है और सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल कब स्थापित हुई, 1933 में हुई। बलारपुर पेपर मिल कब स्थापित हुई, 1929 में हुई। और जो हम बात कर रहे हैं सहगल पेपर मिल की अगर बात करें तो सहगल पेपर मिल धारूहेड़ा के अंदर स्थापित की गई थी। ठीक है, और धारूहेड़ा आपका रेवाड़ी के अंदर है। लेकिन इस सहगल पेपर मिल की खास बात यह कि ये वर्तमान टाइम में नहीं है, क्योंकि ये असफल हो गई, क्या हो गई, असफल हो गई थी, ये कामयाब नहीं हो पाई। और इसको निर्मित करने के लिए, इसको मतलब खड़ा करने में जो पैसा जो लगा था, इसको मिल को निर्माण करने में जो पैसा लगा था उसमें सरकारी पैसा लगा था। कौन सा, सरकारी पैसा लगा था। तो जब ये असफल रही, जब ये कामयाब नहीं हुई, ठीक है, तो जो पैसा जो था सरकारी पैसा वो क्या हो गया, वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये सहगल पेपर मिल का जब निर्माण इसमें करवाया गया था धारूहेड़ा के अंदर। ठीक है, तो धारूहेड़ा जो कि रेवाड़ी के अंदर पड़ेगा आपका। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चर्चा में आ जाता है। अब हम बात करते हैं धारूहेड़ा नगर जो है ये किसने बसाया था। तो धारूहेड़ा की जब हम बात करेंगे तो राव नंदराम सिंह की हम
नाम आता है। किसका नाम आता है? राव नंदराम सिंह का नाम आता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राव नंदराम सिंह, राव नंदराम सिंह। तो राव नंदराम सिंह ने क्या किया? राव नंदराम सिंह ने क्या किया था? धारूहेड़ा गांव को बसाया था, धारूहेड़ा नगर को बसाया था, ठीक है। और इसी के साथ में धारूहेड़ा के साथ में एक और गांव बसाया था, ठीक है। कौन है? नंदराम सिंह ने, उसका नाम था नंदरामपुरा। क्या था? नंदरामपुरा। नंदरामपुरा गांव किसने बसाया था? नंदरामपुरा गांव भी आपके राव नंदराम सिंह ने बसाया था, ठीक है। और धारूहेड़ा नगर किसने बसाया था? धारूहेड़ा नगर भी आपके राजा राव नंदराम सिंह ने बसाया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रेवाड़ी रूलर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो धारूहेड़ा से रिलेटेड जो बन रहे थे वो मैंने आपको बताया। धारूहेड़ा कहाँ पे पड़ेगा? आपका रेवाड़ी के अंदर पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेवाड़ी रूलर की बात करते हैं। रेवाड़ी रूलर है ना, जो रेवाड़ी रूलर के आसपास का क्षेत्र है, पहली बात तो उसको जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो ये जो क्षेत्र था, रेवाड़ी रूलर का जो क्षेत्र था, जिसको जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र का जो प्रबंधक था वो रूडाराम को बना दिया, ठीक है। रूडाराम को किसने बनाया दिया था? मुगल काल के सम्राट हुमायूं ने बना दिया था। किसने? हुमायूं ने रूडाराम को क्या बना दिया? रेवाड़ी रूलर का क्या बना दिया? रेवाड़ी रूलर का प्रबंधक बना दिया। तो अब जो ये रूडाराम था, रूडाराम कहाँ से बिलोंग करता था? रूडाराम बिलोंग करता था तिजारा से। कहाँ से बिलोंग करता था? तिजारा से। तो तिजारा के रूडाराम को क्या कर दिया? रेवाड़ी रूलर का प्रबंधक बना दिया। अब जब रूडाराम को प्रबंधक बनाने के बाद क्या हुआ? तो हुमायूं ने जब इसको प्रबंधक बना दिया, तो अब थोड़ा हम हुमायूं की बात कर रहे हैं, तो हुमायूं के बारे में भी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हुमायूं की जब हम बात करते हैं तो देखिए, मुगल काल की हम बात करेंगे। मुगल काल कब आया भाई? भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में मुगल काल कब आया? ठीक है, बताइए आप फटाफट, ठीक है। तो भारत 1526 में क्या हुई? 1526 में मुगल काल की नींव रख गई, ठीक है। मेनली तो यह आपकी 1526 में पानीपत का पहला युद्ध भी हुआ था, और मेनली यहीं से क्या मानी जाती है? पानीपत की यहीं से मुगल काल की नींव मानी जाती है। तो जब अब हुमायूं की बात करेंगे, हुमायूं देखिए, हुमायूं के जन्म की अगर बात करें, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, हुमायूं का नाम यहाँ पे आया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हुमायूं ने क्या किया था? रूडाराम को, तिजारा के रूडाराम को प्रबंधक बना दिया रेवाड़ी रूलर का। अब जो हुमायूं जो है, हुमायूं का जो जन्म हुआ था, हुमायूं का जन्म 6 मार्च, देखिए ऐसे जब रिलेट करके वो पढ़ते हैं ना, तब चीजें ज्यादा याद रहती हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता हूँ। अगर स्पेशली आप मुगल काल को पढ़ोगे तब स्पेशल याद नहीं रह पाते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि एक साथ सभी को पढ़ते हैं। अब सिंगल पे जब बात करेंगे तो अच्छा याद हो जाता है। तो 6 मार्च 1508 में क्या हुआ था? 6 मार्च 1508 में हुमायूं का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। अब 6 मार्च 1508 में जन्म हो गया। और जब हुमायूं से पहले की हम बात करेंगे, हुमायूं से पहले कौन था? बाबर था। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1530 में मृत्यु हो गई थी बाबर की। 1530 में मृत्यु होने के बाद पे गद्दी किसने संभाली? हुमायूं ने संभाली थी, ठीक है। अब 1530 में जो गद्दी संभाली, गद्दी पर कब बैठा हुमायूं? 1530 में बैठा, ठीक है। 1530 में गद्दी पर बैठने के बाद देखिए 40 में क्या हो जाता है? 40 में राजगद्दी से हट जाता है हुमायूं। 1540 में राजगद्दी से हट जाता है, लेकिन मृत्यु बीच में यहाँ पे कुछ और शासक आते हैं, ठीक है। वो नॉर्मली उनको मुगल काल में बहुत कम ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर से दोबारा राजगद्दी पर बैठ जाता है हुमायूं, और 1556 में क्या होता है? 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो जो अकबर जो है, अकबर जी गद्दी पर बैठते हैं, और गद्दी पर बैठने के बाद यहीं पे 1556 में क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच होता है? इसलिए कि अब रेवाड़ी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, रेवाड़ी की जब हम बात करेंगे तो जो आपका हुमायूं जो है, हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने रूडाराम, तिजारा के रूडाराम को प्रबंधक बना दिया रेवाड़ी रूलर का। अब प्रबंधक बनाने के बाद क्या हुआ? अब जो हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो 1556 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1556 में गद्दी पर कौन बैठ गया था? अकबर जी बैठ गए। अब अकबर ने जब गद्दी 1556 में संभाली तो 1556 में क्या हुआ? 1556 में ही तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? अब पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? अकबर के बीच हुआ था। एक तो ये तो आपको पता ही है। दूसरा कौन था? दूसरा था हेमू, जिसको आप हेमचंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हेमू का जो संबंध है वो भी रेवाड़ी से है। कहां से है? वो भी रेवाड़ी से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेवाड़ी से संबंध किसका है? रेवाड़ी का जो हेमचंद्र का जो जन्म हुआ था,
जो है रेवाड़ी में हुआ था, ठीक है। तो रेवाड़ी से संबंध किसका है? हेमचंद्र का है, हेमू का है। तो अकबर और हेमू के बीच में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी, ठीक है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हेमचंद्र की जब हम बात करेंगे तो हेमचंद्र का जो संबंध कहाँ से हो जाता है? रेवाड़ी से हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं बोलनी गांव की। किसकी बात करते हैं? बोलनी गांव की बात करते हैं। तो बोलनी गांव की जब हम बात करेंगे, ठीक है, बोलनी गांव की बात जब हम करते हैं तो बोलनी गांव को में एक सैनिक ठिकाना बनाया था। किसने बनाया था? रूडाराम ने बनाया था, ठीक है। जो रूडाराम जो था, जो कि रेवाड़ी का रूलर बना दिया, रेवाड़ी रूलर का प्रबंधक बना दिया हुमायूं ने। अब जो तिजारा से बिलोंग करता था रूडाराम ने क्या किया? रूडाराम जैसे ही प्रबंधक बने, इसने बोलनी गांव है, ठीक है, इसी के पास में बोलनी गांव है, रेवाड़ी रूलर के पास में, ठीक है। तो इस बोलनी गांव में क्या कर दिया? बोलनी गांव में सैनिक ठिकाना बना दिया, ठीक है। और सैनिक ठिकाना बनाने के बाद में, अब सैनिक ठिकाना बना लिया, सैनिक ठिकाना बनाने के बाद में सीधी सी बात है, तो जब सैनिक ठिकाना बन गया तो अब सेना जो थी मजबूत कर ली रूडाराम ने अपने पास। जब सेना मजबूत कर ली, ठीक है, तो सेना मजबूत करने के बाद सेना ठिकाना करने के बाद, मजबूत करने के बाद में यहाँ पे क्या कर लिया? यहाँ पे जो अपना जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अपना जो प्रभाव जो था, अपना जो वर्चस्व था, अपना वर्चस्व बना लिया था रूडाराम ने इस जंगल की जागीर के आसपास वाले क्षेत्र में, रेवाड़ी रूलर के आसपास वाले क्षेत्र की बात जब हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके बीकानेरी गांव की बात करते हैं। बीकानेरी गांव में अल्हड़ बीकानेरी आपने सुना होगा, बहुत मशहूर कवि है, ठीक है, जो कि हम पूरे भारत की जब बात करते हैं तो भारत देश में, अपने भारत देश में बहुत तो फेमस है कौन? फेमस है अल्हड़ बीकानेरी। और अल्हड़ जो बीकानेरी है, अल्हड़ बीकानेरी का जो संबंध कहाँ से है? अल्हड़ बीकानेरी का संबंध है बीकानेर गांव से। और ये बीकानेर गांव आपका कहाँ पे है? बीकानेर गांव आपका पड़ेगा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मसानी गांव, ठीक है, मसानी गांव में मसानी बैराज है। मसानी गांव कहाँ पे आपका? ये भी रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसानी बैराज कौन से जिले के अंदर है? मसानी बैराज कौन से जिले के अंदर हो जाएगी? आपकी रेवाड़ी जिले के अंदर हो जाएगी। कौन से जिले के अंदर हो जाएगी? रेवाड़ी जिले के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। तो अब मसानी बैराज की जब हम बात करते हैं तो मसानी बैराज आपकी कहाँ हो जाएगी? मसानी बैराज आपकी हो जाएगी रेवाड़ी के अंदर। अब हम अगली स्लाइड पर बात करते हैं और जिसमें हम देखेंगे, अगली स्लाइड में हम क्या देखेंगे? रेवाड़ी के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है, जो महत्वपूर्ण स्थल है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद के बारे में। किसके बारे में? इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद के बारे में बात करेंगे। और इब्राहिम बारह हजारी की जो मस्जिद है, यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो ये इब्राहिम बारह हजारी जो है, इब्राहिम बारह हजारी जनरल था किसका? जनरल था मोहम्मद गोरी का। किसका जनरल था? मोहम्मद गोरी का जनरल था इब्राहिम बारह हजारी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद गोरी का जनरल कौन हो जाएगा? मोहम्मद गोरी का जनरल हो जाएगा आपका इब्राहिम बारह हजारी। और इब्राहिम बारह हजारी ने क्या किया था? देखिए, मोहम्मद गोरी का जो जनरल था वो इब्राहिम बारह हजारी था, और इसने यहाँ पे क्या किया? इसने यहाँ पे मुस्लिम आधिपत्य का मतलब मुस्लिम वर्चस्व स्थापित कर दिया था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये था ना, इब्राहिम बारह हजारी जो था ये मुस्लिम था। और फिर वैसे भी इसने क्या किया, यहाँ पे जो इसके आसपास का जो क्षेत्र था रेवाड़ी में, इसने क्या किया? मुस्लिम वर्चस्व एक तरीके से स्थापित कर दिया था। और फिर इसने कुछ समय बाद यहाँ पे क्या किया? एक मस्जिद का निर्माण किया, और उस मस्जिद का नाम रखा इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। क्या नाम रखा? इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। और इब्राहिम बारह हजारी जो था ये मोहम्मद गोरी का जनरल था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लाल मस्जिद की। देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाल मस्जिद, ठीक है। रेड मस्जिद की जब हम बात करेंगे, रेड मस्जिद आपकी कहाँ पड़ेगी? रेड मस्जिद आपकी रेवाड़ी में पड़ेगी। रेड मतलब रेवाड़ी, रेड रेवाड़ी ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, रेड मतलब रेवाड़ी। तो जो ये रेड मस्जिद है, लाल मस्जिद है, ये रेवाड़ी जिले में पड़ेगी आपकी। कहाँ पड़ेगी? रेवाड़ी जिले में पड़ेगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लाल मस्जिद है। और लाल मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? लाल मस्जिद का जो निर्माण है
वो 1570 में हुआ था, मतलब 1570 के दशक में हुआ था। और 1570 के दशक में राजा कौन था? अकबर राजा था, ठीक है। अकबर का मतलब अकबर कब से कब तक राजा रहा था बताइए, अकबर का शासनकाल बताइए, टाइम पीरियड फटाफट बताइए। अकबर का टाइम पीरियड, अकबर का कार्यकाल बताइए, ठीक है। शासन अवधि बताइए अकबर की कब से कब तक रही है, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए, ठीक है। तो अकबर के हम बात करेंगे शासनकाल की, टाइम पीरियड की जब हम बात करेंगे तो 1556 में, सीधी सी बात है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो 1556 से लेकर 1605 तक रहा था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1605 में क्या हो गया था? अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर की जो शासन अवधि रही थी वो 1556 से 1605 तक रही थी, ठीक है। अकबर के बाद कौन आ जाता है गद्दी पे? अकबर के बाद में राजगद्दी को संभाल लेता है जहांगीर, जिसको आप सलीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जहांगीर किसको राजगद्दी को संभालते हैं अकबर की मृत्यु के बाद में। तो लाल मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो 1570 के दशक में हुआ था अकबर के शासनकाल में, ठीक है। लाल मस्जिद कहाँ पे? आपकी रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। रेवाड़ी यानी रेड। अब हम बात करते हैं रानी की डेयोड़ी पर। देखिए रानी की डेयोड़ी की जब हम बात करेंगे तो रानी की डेयोड़ी का जो निर्माण हुआ था वो 1675 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1675 में रानी की डेयोड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? नंदराम सिंह ने करवाया था। देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना, नंदराम सिंह ने क्या किया, कौन कौन से गांव बसाए, अभी मैंने आपको बताया। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए कि नंदराम ने कौन कौन से 2 गांवों को बसाया था। कौन कौन से 2 गांव थे जो कि नंदराम ने बसाए थे? बताइए, फटाफट बताइए। एक तो आपका हो जाएगा बोलनी गांव, कौन सा हो जाए, नहीं सॉरी, एक आपका हो जाएगा कौन सा? धारूहेड़ा। कौन सा था? धारूहेड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एक और मैंने आपको बताया था, एक था नंदरामपुरा। एक कौन सा था? नंदरामपुरा। तो इन 2 गांवों को बसाया था नंदराम सिंह ने, ठीक है। और नंदराम सिंह ने ही क्या किया था? रानी की डेयोड़ी का निर्माण किया था 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में रानी की डेयोड़ी को किसने बनवाया था? नंदराम सिंह ने बनवाया था, ठीक है। राव नंदराम सिंह ने बनवाया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रामपुरा महल की हम बात करें तो रामपुरा महल आपका कहाँ पे पड़ेगा? रामपुरा महल रेवाड़ी के अंदर पड़ेगा। और रामपुरा महल को किसने बनवाया था? राव तेज सिंह ने बनवाया था। रामपुरा महल किसने बनवाया था? राव तेज सिंह ने बनवाया था, ठीक है। राव तेज सिंह ने बनवाया था। राव तेज सिंह ने कब बनवाया था बताइए फटाफट। राव तेज सिंह ने 1801 ईस्वी में कौन सा महल बनवाया था? रामपुरा महल बनवाया था, ठीक है। रामपुरा महल मतलब राव तेज सिंह ने बनवाया था। रानी की डेयोड़ी नंदराम ने बनवाया था, ठीक है। 1675 में रानी की डेयोड़ी बनवाई जो कि रेवाड़ी के अंदर है। और रामपुरा का महल रेवाड़ी के अंदर है। किसने बनवाया था? राव तेज सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1801 में बनवाया था। क्या कानोट का जो दरवाजा है, कानोट का दरवाजा आपका कहाँ पे पड़ेगा? रेवाड़ी के अंदर पड़ेगा। और ये भी किसने बनवाया था? कानोट का दरवाजा भी नंदराम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नंदराम ने बनवाया था कानोट का दरवाजा भी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें घंटेश्वर महादेव मंदिर की बात करें। देखिए घंटेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पे पड़ेगा? रेवाड़ी के अंदर पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? रेवाड़ी के अंदर पड़ेगा। फेमस है काफी। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है जो स्नातन धर्म है, स्नातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो स्नातन धर्म के जितने भी देवी देवताएं हैं, सभी देवी और देवताओं की, ठीक है, सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां इस घंटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। घंटेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी, इसलिए ये काफी फेमस है और रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है। आप कभी विजिट कीजिएगा, देखने जाएगा, ठीक है। तो मतलब अच्छा पर्यटन स्थल है, ठीक है। लोग बाग आते हैं, मतलब बहुत अच्छा, सभी देवी देवताओं की मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी ये खास बात है घंटेश्वर महादेव मंदिर की, तो ठीक है। तो ये अब ये अपने आप में यहीं से ही अंदाजा लगा सकते हो कि आप एक घंटेश्वर महादेव मंदिर में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप घंटेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवी देवताओं के दर्शन आप लोगों ने किए हैं, ठीक है। मुफ्ती निजामुद्दीन की हम बात करेंगे तो जरूर जाइएगा, ऐसा मतलब अवसर सभी को नहीं मिलता है, मौका खोइएगा मत, ठीक है। सभी देवी देवताओं के दर्शन जरूर कीजिएगा इस मंदिर में जाकर, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब हम बात करते हैं मुफ्ती निजामुद्दीन की बात करते हैं। देखिए मुफ्ती निजामुद्दीन की जब हम बात करेंगे तो नसीबपुर का, देखिए मैं आपको पहले अभी इसी वाली क्लास में मैंने अभी आपको बताया था, नसीबपुर का युद्ध हुआ था,
ठीक है, नसीबपुर का युद्ध हुआ था। अब नसीबपुर में एक मैदान था, देखिए अब फिर ध्यान से सुनिए, नसीबपुर में क्या था, एक मैदान था जिसको जंग ए मैदान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जंग ए मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये नसीबपुर कौन से क्षेत्र में पड़ेगा आपका? नसीबपुर आपका पड़ेगा नारनौल क्षेत्र में। कौन से में? नारनौल क्षेत्र में। और नारनौल जो है ये कौन से जिले में पड़ेगा? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ेगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में पड़ेगा। अब जो ये महेंद्रगढ़ जिला है, इस महेंद्रगढ़ जिले में क्या हुआ था? 16 नवंबर, देखिए यहाँ पे 16 नवंबर कब हुआ था? 16 नवंबर 1857 को युद्ध हुआ था। ठीक है, 16 नवंबर 1857 को युद्ध हुआ था और 5000 सैनिक यहाँ पे शहीद हुए थे भारत के। राव तुलाराम नेतृत्व कर रहे थे, प्रमुख नेता था राव तुलाराम। ठीक है, तो इसमें हालांकि क्या हुई थी, जो 5000 सैनिक शहीद हुए थे भारतीयों के और राव तुलाराम जी भी घायल हो गए थे, लेकिन राव तुलाराम हिम्मत नहीं हारे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ था, जो ये मुफ्ती निजामुद्दीन था, जो 5000 सैनिक जो शहादत हुई थी, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन 5000 सैनिकों में से एक जो था मुफ्ती निजामुद्दीन भी था। ठीक है, मुफ्ती निजामुद्दीन कहाँ से बिलोंग करता था? रेवाड़ी से बिलोंग करता था। ठीक है, तो रेवाड़ी में जो मतलब 5000 सैनिक शहीद हुए थे ना, उसमें से एक जो मतलब सैनिक जो था वो रेवाड़ी से था, जिसको मुफ्ती निजामुद्दीन के नाम से हम जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, केवल 5000 सैनिकों में से केवल मुफ्ती निजामुद्दीन का ही नाम क्यों आ रहा है? मुफ्ती निजामुद्दीन का नाम इसलिए आ रहा है, जो राव तुलाराम की जो सेना थी, राव तुलाराम की सेना मतलब अब जैसे मान लीजिए 5000 सैनिक हैं। अब ऐसा तो है नहीं 5000 सैनिकों के मतलब राव तुलाराम ने ग्रुप बना रखा था। ठीक है, एक ग्रुप में मान लो मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए एक ग्रुप में 500 सैनिक थे। ठीक है, तो अब इन 500 सैनिकों के ऊपर एक क्या होता था? एक एजेंट होता था। ठीक है, मतलब इनका एक प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये जो था आपका मुफ्ती निजामुद्दीन। ठीक है, तो मुफ्ती निजामुद्दीन जो था, मुफ्ती निजामुद्दीन ऐसे ही एजेंट था। क्या था? एजेंट था। क्या था? एजेंट था। तो इसीलिए राव तुलाराम का नाम, जो मुफ्ती निजामुद्दीन है, उसका नाम आता है और ये भी शहीद हो गया था उसी नसीबपुर के युद्ध के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेवाड़ी की। ठीक है, तो मुफ्ती निजामुद्दीन का संबंध भी कहाँ से? रेवाड़ी से है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रथम CFL की हम बात करें, CFL गांव, तो जब हम पूरे भारत की बात करेंगे, हरियाणा ही नहीं, जब हम पूरे अपने भारत में भी देखेंगे, अपने भारत के बेस पे भी देखेंगे, तो प्रथम CFL गांव, ठीक है, प्रथम CFL गांव के नाम से मतलब जो गांव है वो भी कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। क्योंकि जो प्रथम CFL गांव है ना, इसमें क्या था कि जो बल्ब होते हैं असल में, देखिए इसकी मैं फुल फॉर्म आपको CFL की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो कॉम्पैक्ट फ्लूरिसेंट लैंप, या लैंप की जगह आप लाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट फ्लूरिसेंट लैंप। ठीक है, तो लैंप या लाइट। अब जो ये इस जो CFL के जो बल्ब जो थे, इन बल्बों का जो यूज हुआ था वो बहुत बड़ी मात्रा में कौन सा हुआ था? रेवाड़ी के एक गांव के अंदर हुआ था। इसीलिए जो प्रथम CFL गांव है वो भी आपका कहाँ पड़ेगा? रेवाड़ी के अंदर पड़ेगा। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता हो। अब ये इन बल्बों की खास बात क्या है? जो ये इस CFL वाले जो बल्ब थे, इनकी खास बात क्या है कि ये कम वाट के होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जैसे कि हम बात करते हैं ज़्यादा मतलब कम बिजली खाते हैं, कम बिजली इनमें यूज होती है, तो इसलिए इनका यूज होना शुरू हो गया था। एक तरीके से जब हम आज के टाइम में, जो वर्तमान टाइम में ट्यूबलाइट चल रही है, ठीक है, ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट की तरह था ये। ठीक है, ट्यूबलाइट की तरह था। कैसे था? ट्यूबलाइट की तरह था। उस समय में ये बल्ब था दरअसल में। और ये जो CFL गाँव जो था ये कहाँ पर? रेवाड़ी में अंदर पड़ेगा। बाग वाला तालाब भी आपका कहाँ है? बाग वाला तालाब भी आपका रेवाड़ी में है। और इस बाग वाले तालाब का निर्माण किसने करवाया था? बाग वाला तालाब का निर्माण करवाया था अहीर ने। ठीक है, अहीर कौन था? अहीर था गुर्जर का पुत्र था, राव गुर्जर का पुत्र था, राजा राव गुर्जर का पुत्र था। कौन का? राजा राव गुर्जर का पुत्र था अहीर। और अहीर ने क्या करवाया था? अहीर ने ही बाग वाला जो तालाब है रेवाड़ी के अंदर है, इसी बाग वाले तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये था आपका रेवाड़ी जिला दर्शन। और इस रेवाड़ी जिला से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने आपको बताए हैं। और एक्स्ट्रा की चीज़ें भी मैंने आपको बहुत बताए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी सीरीज चल रही है और आप लोगों की मतलब सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है।
हमको भी मतलब खुशी होती है जब आप लोग हमको इतना सपोर्ट करते हो और आप हमारे साथ जुड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा रहे हो और आप शेयर भी कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है, तभी ज़्यादा लोग जुड़ पा रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग हमसे जुड़ें और जो हम अभी जो टेक्निकल प्रोसेस है इसको हम जल्द से जल्द ला दें और जो बाकी के सब्जेक्ट रुके हुए हैं, मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गई, रीजनिंग हो गई, इनके जो टीचर्स हैं वो भी आपको ला सकें। और इसके अलावा जो हमारी और क्लासेज चल रही हैं, अगर आप न्यू हैं तो वो क्लासेज नहीं देख रहे हैं तो उन बाकी की क्लासेज को भी देखिए। बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, हिंदी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, ये सारी क्लासेज इंडियन जी के, हरियाणा जी के, जिला दर्शन, प्रमुख व्यक्तियों की सीरीज, ठीक है, ये सारी क्लासेज चल रही है। डेली हरियाणा करंट अफेयर्स, ठीक है, हरियाणा प्लस इंडियन करंट अफेयर्स, हरियाणा करंट अफेयर्स तो हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स क्लासेज चल रही हैं जो कि हरियाणा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी क्लासेज का आनंद आप लेते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं हम अब कल सुबह 6:30 बजे, ठीक है, कल की हम करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपकी कैसी लगी, कितना समझ आया है, ठीक है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ एंड तक बने रहे, ठीक है, तो आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।